तो सभी बच्चे हेडिंग डालेंगे कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। प्यारे बच्चों, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट और टफ इसलिए लगता है बच्चों को क्योंकि बुक्स वालों ने पता नहीं क्या क्या फालतू के जुगाड़ उसमें लिख दिए हैं। प्यारे बच्चों, इतना टफ है नहीं जितना डरावना बुक में देखने में लगता है। कैसे, अभी देखते हैं। वो डायग्राम बिल्कुल मत बनाना जो बुक में बना रखा है, सारी बुक्स में वही बना रखा है, एक दो को छोड़ के। सुनना ध्यान से, जैसे कराऊंगा वैसे करना प्यारे बच्चों, कोई आपको मार्क्स नहीं काट सकेगा। ओके, तो सुनो भाई, मान लिया मेरे पास दो चार्जेस हैं, एक Q1 यहां पे रखा है Q1 और एक चार्ज Q2 यहां रखा है प्यारे बच्चों Q2, ठीक है। अब ये दोनों आपस में क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। दो पॉइंट चार्जेस हैं, सो कैसे लिखेंगे, लेट अस से Q1 एंड Q2 आर 2 पॉइंट चार्जेस सेपरेटेड बाय डिस्टेंस r। कितनी डिस्टेंस पे एक दूसरे से, r डिस्टेंस पे है प्यारे बच्चों। अच्छा, सो नाउ let us say the charge Q2 exerts force F12 on charge 1, है ना। मान लिया Q1 पे फोर्स लग रहा है F12, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2। ये इसको रिपेल करेगा तो इस पे फोर्स तो उस तरफ लगेगा ना, बिल्कुल लगेगा। तो ये डायरेक्शन के साथ लिखा है तो इसको मैं वेक्टर फॉर्म में दिखा दूं, बिल्कुल प्यारे बच्चों। तो लिख लो इसको, F on 1 due to 2 will be equal to K Q1 Q2 बाई में डिस्टेंस का स्क्वायर इनके बीच, यानी R का स्क्वायर। लेकिन वेक्टर फॉर्म में लिखना है कूलम्स लॉ को प्यारे बच्चों, तो इसको वेक्टर फॉर्म में लिख दो। तो फोर्स के ऊपर वेक्टर लगा दो, ये लो, ठीक है। अब इसके साथ में भी तो डायरेक्शन लिखनी है भाई, बिल्कुल लिखनी है। तो मैं एक बात मान लेता हूं, 1 से 2 की तरफ तो डायरेक्शन मान लेता हूं R12, R1 से 2 की तरफ। अच्छा, और 2 से 1 की तरफ वाली डायरेक्शन को मान लेता हूं R21, बिल्कुल। ये 1 से 2 की तरफ और ये 2 से 1 की तरफ, कोई डाउट इसमें नहीं होनी चाहिए। तो प्यारे बच्चों, इसकी डायरेक्शन क्या है फोर्स की, उस तरफ, यानी R21 की तरफ, R21 की तरफ। तो ये यूनिट वेक्टर लिख दो, R21। यूनिट वेक्टर ही तो डायरेक्शन शो करता है किसी वेक्टर की, बिल्कुल। अच्छा, तो ये हो गई इक्वेशन नंबर 1। इसी तरह लिखो प्यारे बच्चों, द फोर्स ऑन चार्ज 2 ड्यू टू 1, ये इसको रिपेल करेगा इस तरफ, बिल्कुल करेगा सर, ऐसे। हाँ, दिस इज द फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1 और ये इसका वेक्टर लगा दो। एक मिनट, जस्ट 1 मिनट प्यारे बच्चों। आई होप कंसेप्ट में मजा आ रहा था, वापस आएंगे उस पर, जस्ट 1 मिनट का टाइम दे दीजिए। कुछ इंपॉर्टेंट चीजें आपसे शेयर करनी है, 2 इंपॉर्टेंट बातें आपसे शेयर करनी है। पहली ये कि टेस्ला क्लासेस पे प्यारे बच्चों टारगेट 70 आउट ऑफ 70 के नाम से बैच लॉन्च हो चुका है फिजिक्स का, जहां पे आपको क्लास 12 की फिजिक्स इस वे में करवाई जाएगी कि इजीली 70 आउट ऑफ 70 आपके लिए अचीवेबल हो सके प्यारे बच्चों। जी हां, पहली बात, पूरा सिलेबस आपको 1199 रुपीज में अवेलेबल रहेगा ताकि हर कोई अफोर्ड कर सके, इसीलिए इतनी कम प्राइसिंग इसकी रखी गई है प्यारे बच्चों। क्या क्या आपको मिलेगा इसमें वो भी मैं बताऊंगा। उससे पहले एक और बात आपसे शेयर करनी है कि आप जरूरी नहीं कि पूरा बैच 1199 में खरीदें। आप कोई चैप्टर आपका वीक है या सिर्फ आपको 2 या 3 चैप्टर 12 के करने हैं, तो प्यारे बच्चों हर चैप्टर भी इंडिविजुअली अपनी ऐप टेस्ला क्लासेस पे मिलेगा, वो भी बताऊंगा आपको कैसे आपको मिलेगा। और 299 रुपीज में एक पूरा चैप्टर प्यारे बच्चों आपके लिए अवेलेबल रहेगा। जैसे एग्जांपल के लिए इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड, इस चैप्टर की मैं बात करूं तो ओनली एट 299 दिस होल चैप्टर विल बी अवेलेबल फॉर यू। अब आपको इस चैप्टर में क्या क्या मिलेगा वहां पे प्यारे बच्चों, इस पूरे चैप्टर की सारी क्लासेस रिकॉर्डेड फॉर्म में, ताकि आप अपनी मर्जी के टाइम पे कभी भी देख सकें। आपको लगता है कि आने वाले मंडे को आपका स्कूल में टेस्ट है इसी चैप्टर का, तो आप ऐप पे जाके ये चैप्टर कभी भी पूरा रिवाइज कर सकते हैं, पूरा थ्योरली पढ़ सकते हैं प्यारे बच्चों, जहां पे हर टॉपिक इतनी सारी न्यूमेरिकल प्रैक्टिस के साथ करवाया गया है कि आपके एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन यहां से बाहर आने के चांसेस ही नहीं हैं। और उससे भी ऊपर क्या बात, ये सारी क्वालिटीज आपको मिलेंगी, पढ़ लीजिए पॉज करके ध्यान से, ये सारी क्वालिटीज आपको वहां मिलेंगी। और प्लस
यस, ये प्यारे बच्चों 1995 से लेके 2024 यानी ऑलमोस्ट प्रीवियस 30 इयर्स के क्वेश्चंस भी आपको हर चैप्टर के लास्ट सेशन में सोल्ड फॉर्म में मैं आपको करवाऊंगा, बिल्कुल यहीं पे सामने आपके क्लियर। और प्लस नोट्स मिलेंगे प्यारे बच्चों हर चैप्टर के। हाल दो मैं बच्चों को नहीं बोलता कि नोट्स आप किसी और के लीजिए या मुझसे लीजिए, ना, खुद के बनाइए प्यारे बच्चों। इतना अच्छे से इसमें करवाया गया है बैच में सब कुछ, आप सब कुछ अच्छे से कीजिए, अपने खुद के नोट्स प्रिपेयर कीजिए ताकि आपके लिए इजी रहे एग्जाम टाइम पे सब कुछ फिर से रिकॉल करना, रिवाइज करना प्यारे बच्चों। एक बैच में आपको क्या क्या मिलेगा लिखा है सब कुछ, फिर से बताता हूं। लाइव एंड रिकॉर्डेड सेशंस रहेंगे जिनके थ्रू आप कभी भी उनको रिकॉर्डेड फॉर्म में भी मिलेंगे, हाँ, यानी कभी भी आप थ्रू आउट द ईयर कभी भी देख सकते हैं। जी हां प्यारे बच्चों, पूरी साल के लिए अवेलेबल रहेगा। डीपीपी मिलेगी हर क्लास के बाद 10 क्वेश्चंस की एक डीपीपी मिलेगी, जिससे आपको पता चलेगा कि मैंने क्या क्या सीखा और क्या मैं सीख पाया। अगर उस डीपीपी के 10 क्वेश्चंस के जवाब आप दे पाते हैं तो यानी आपके समझ में आया है कंसेप्ट, अदरवाइज नहीं आया या कोई क्वेश्चन डीपीपी का नहीं हुआ तो क्या करें सर, कोई डाउट आए तो क्या करें सर। तो प्यारे बच्चों 24/7 24 घंटे लाइव डाउट सपोर्ट आपको मिलेगा मेरी तरफ से। उसके लिए क्या करना होगा आपको, अपनी ऐप पे टेसरा क्लासेस नाम की ऐप पे चैट फोरम का ऑप्शन है, वहां पे आप हेलो टाइप करेंगे तो आपको सामने से एक लिंक मिलेगा प्यारे बच्चों, जूम का लिंक पे जैसे ही क्लिक करेंगे मैं आपके सामने आपकी स्क्रीन पे आ जाऊंगा। आप चाहे अपना कैमरा ऑफ भी रख लेना, मेरे पास पेन टैब होता है, उसमें मैं जो भी लिखूंगा वो आपके मोबाइल की स्क्रीन पे आएगा और आपकी पूरी डाउट मैं सोल्व कर दूंगा प्यारे बच्चों। इस तरह से यहां पे काम करती है चीजें। और प्रीवियस 30 इयर्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस तो आपको मिलेंगे ही। बात रही आईआईटी जेईई और नीट की प्रिपरेशन करने वाले बच्चों की, तो प्यारे बच्चों उनके लिए ऑलरेडी यूराज 2.0 एंड यूराज 3.0 के नाम से बैच ऑलरेडी रनिंग में है प्यारे बच्चों। अब ऐप पे कैसे जाना है, वैसे तो मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी डाल दिया है ऐप का लिंक वगैरह, गूगल प्ले स्टोर से या ऐप स्टोर से प्यारे बच्चों, एप्पल पे आप आईफोन से यानी टेस्ला क्लासेस डाउनलोड कर सकते हैं ये ऐप। ओके, ये कॉन्टैक्ट नंबर रहता है मेरा, और भी कोई डाउट आपको तो यहां पे कॉन्टैक्ट नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हो, कॉल कर सकते हो, या फिर इस ईमेल आईडी पे कभी भी मुझे रीच आउट कर सकते हो प्यारे बच्चों। ओके, तो अपना कंसेप्ट जारी रखिए, मिलते हैं ऐप पे प्यारे बच्चों। सी यू सून, टिल देन कीप लर्निंग। निकाल दो इसको भी, फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1 will be equal to k q1 q2 बाय में r स्क्वायर, बिल्कुल है ना, ठीक है भाई। अब ये r है ना, मैं r12 लिखूं या r21 लिखूं, वैल्यू तो वही है भैया, बिल्कुल। तो इसका कोई फंडा है ही नहीं। ये जो बुक्स में लिख रखा है यहाँ पे r12 फिर आगे करके r1 माइनस r2 लिख देगा उसको, अरे पता नहीं क्या 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 बकवास, नहीं करना भैया, सिंपल ये करना है। अब R21 इस F21 को वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1 किस तरफ है, फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1 उस तरफ है, ये इसको रिपेल कर रहा है, यानी R12 की डायरेक्शन में है, R12 की डायरेक्शन में है। दिस इज इक्वेशन नंबर 2 प्यारे बच्चों। हाँ, अब सुनो, मैं अब इसको क्या लिख सकता हूं, नेक्स्ट स्टेप में लिखना है आपने। सो नाउ वी कैन राइट इट। अब मुझे यह पता है R12 और R21 दोनों बराबर हैं, लेकिन सिर्फ डायरेक्शन का फर्क है। R12 इज इक्वल टू R21, मैग्नीट्यूड में तो इक्वल हैं लेकिन डायरेक्शन में उल्टे हैं, है ना। हाँ ये तो है सर। तो अगर मैं R21 को माइनस ऑफ R12 लिख दूं तो कोई दिक्कत है नहीं, है ना। अरे R12 R21, अच्छा माइनस R21 कहां हुआ, इस तरफ, मानते हैं ना आप, बिल्कुल। सो R12 कैन बी रिटन एज इक्वल टू माइनस R21, क्योंकि सिर्फ डायरेक्शन का फर्क है प्यारे बच्चों। सो R12 इज इक्वल टू माइनस ऑफ R21, यूनिट वेक्टर है क्योंकि लेंथ तो दोनों की सेम है। तो इसको मैं यहां हटा के इसमें इसको हटा के यहां पे क्या कर सकता हूं, R21, बिल्कुल। तो आपने नेक्स्ट स्टेप में लिखना है, मैं यही लिख रहा हूं, इसको लिख दूंगा R21 और साथ में नेगेटिव यहां आ जाएगा। क्लियर है प्यारे बच्चों। हाँ, या फिर इस नेगेटिव को यहां की बजाय इस तरफ ले आओ, यहां पे। हाँ, और अब इसको इक्वेशन नंबर 3 का नाम दे दो जो नया स्टेप आपने लिखा है। सो नाउ कंपेयरिंग 1 एंड 3,
राइट साइड दोनों की बराबर हैं तो लेफ्ट साइड भी दोनों की बराबर होंगी, बिल्कुल। hence what we can say, hence force on 1 due to 2 will be equal and opposite to the force on 2 due to 1। ऐसा कब होता है भाई? सर ऐसा तो एक्शन रिएक्शन पेयर में होता है, ऐसा तो न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन में होता है। जितने फोर्स से ये इसको रिपेल कर रहा है उतने ही फोर्स से ये इसको रिपेल करेगा, लेकिन डायरेक्शन उल्टी होगी दोनों के फोर्सेस की। मैं इस बोर्ड को ऐसे हिट करता हूं प्यारे बच्चों, तो एक्शन मैंने लगाया इस तरफ, बोर्ड ने उल्टा मुझ पर रिएक्शन लगाया उस तरफ, दोनों ने, यानी मैंने बोर्ड को हिट किया तो दर्द तो मुझे भी उतना ही हुआ है जितना बोर्ड को हुआ है, बस दोनों के दर्द की डायरेक्शन अलग थी, फोर्स की डायरेक्शन अलग थी। मैंने बोर्ड पे उस तरफ लगाया, बोर्ड ने मुझ पे इस तरफ लगाया। क्या मेरी बात क्लियर है आप सबको? आई होप क्वाइट क्लियर। सो हम क्या बोल सकते हैं? इट शोज दैट कूलम्स लॉ फॉलोज न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। लिख लेना ऐसे, कूलम्स लॉ follows Newton's third law of motion, Newton's third law of motion, है ना, उसके अकॉर्डिंग होता है प्यारे बच्चों। और अगर न्यूटन के थर्ड लॉ ऑफ मोशन को फॉलो करती है ना कोई चीज, तो जब मैं इन दोनों, देखो ये दोनों यहां पे हैं और रिपेल कर रहे हैं एक दूसरे को, तो मैंने इनको पकड़ के रखा है, जैसे ही मैं छोड़ूंगा ये चलना स्टार्ट होंगे, बिल्कुल होंगे प्यारे बच्चों। तो इसकी जो मोमेंटम होगी ना इस तरफ, मोमेंटम ऑफ वन, वो इसकी जो मोमेंटम होगी इस तरफ उसके इक्वल होगी, बिल्कुल। यानी इसका अब अगर ऐसा है न्यूटन के लॉ को फॉलो करता है तो m1v1 विल बी इक्वल टू m2v2 प्यारे बच्चों, याद रहेगा ना, मोमेंटम कंजर्वेशन के अकॉर्डिंग। पता है ना, अगर दो ही चार्ज है सिस्टम में, दोनों को जब छोड़ोगे आप तो रिपेल के कारण, रिपल्सन के कारण भागेंगे दूर दूर, तो इसका किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे जो मास इंटू वेलोसिटी होगा वो इसकी मास इंटू वेलोसिटी के बराबर होगा। ये तो है कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। दूसरा, मोमेंट भी सेम रहेगी दोनों मासेस की। सर ये तो चार्जेस हैं, अरे इन चार्जेस का मास भी तो है ना कुछ, बिल्कुल है सर। तो प्यारे बच्चों इसका m1 ये यहां से कितना चला, मान लिया यहां तक पहुंचा, ये x1 है, और ये उतने ही टाइम में मान लिया यहां पहुंच गया। ये हल्का है, ये भारी है, तो ये ज्यादा चलेगा ना, ये कम चल पाएगा। हाँ, तो ये मान लिया x2 चला, ये x1 चला था, तो प्यारे बच्चों m1 x1 भी m2 x2 के बराबर होगा। आप कैसे लिखेंगे इसको नोट्स में? ये लाइन लिखने के बाद, फॉलोज द लॉ ऑफ न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, ये लिखने के बाद आप क्या लिखेंगे? हेंस द मोमेंटम ऑफ द टू पार्टिकल सिस्टम will remain same, means m1 v1 will be equal to m2 v2। clear प्यारे बच्चों? and the moment of each particle, yes, will be equal, यानी m1 x1 will be equal to m2 x2 प्यारे बच्चों। ये दोनों बातें लिख लेना, ओके। ये न्यूमेरिकल भी मैं आपको एक करवाऊंगा आज के इस सेशन में। इस तरह का न्यूमेरिकल एक बार आया था सीबीएसई में, उसके बाद नहीं आया, अब कभी भी आ जाए तो कर देंगे आप। ये न्यूटन का थर्ड लॉ ऑफ मोशन जहां कहीं होगा ना दो पार्टिकल्स के बीच, तो समझ जाना ये और ये ट्रू रहेंगे। तीसरा पार्टिकल आ जाएगा, फिर ऐसा नहीं है, फिर कुछ और है, वो आप 11th में पढ़ चुके हैं वैसे, लेकिन याद नहीं है आपको तो घबराना नहीं है, इतना काफी है, 12th में इतना काफी है जो काम में आएगा। क्लियर है मेरी बात? सो दिस वाज ऑल अबाउट कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म प्यारे बच्चों। अब सुनो ध्यान से, एक बात बताओ, जब दो चार्जेस एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं, हाँ, या अट्रैक्ट कर रहे हैं, ये Q1 था, ये Q2 है, क्या ये इसको इस तरफ रिपेल करेगा क्या? ना 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 ना, किस तरफ करेगा? इस तरफ। और अगर अट्रैक्ट करेगा तो इस तरफ। यानी प्यारे बच्चों दोनों चार्जेस को जो ज्वाइन करने वाली लाइन है ना, ज्वाइन करने वाली लाइन है, उसके अलोंग ही फोर्सेस लगाते हैं दोनों चार्जेस, उसके अलावा कहीं नहीं लगाते। क्लियर? तो इसीलिए कूलम्स फोर्स या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन टू चार्जेस इज ऑलवेज अलोंग द लाइन जॉइनिंग द चार्जेस, और इसीलिए इनको सेंट्रल फोर्सेस बोला जाता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस आर आल्सो नोन एज सेंट्रल फोर्सेस। व्हाई? बिकॉज the electrostatic force acting between two charges will always be along the line joining them। याद रहेगा? क्लियर?
दूसरी बात प्यारे बच्चों, ये फोर्सेज हमेशा कंजर्वेटिव नेचर के होते हैं। अब सर वो क्या है, कंजर्वेटिव नेचर क्या होता है? प्यारे बच्चों, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेज कंजर्वेटिव नेचर के हैं। इसका मतलब आप एक चार्ज को यहां से लेके यहां तक लेके गए, चाहे आप इस रास्ते से लेके जाओ, चाहे इससे लेके जाओ, चाहे इससे लेके जाओ, चाहे इससे लेके जाओ, सब रास्तों से लेके जाने में सेम अमाउंट ऑफ वर्क डन करना पड़ेगा। और ऐसे फोर्सेज जिनके द्वारा किया गया वर्क डन सिर्फ इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे डिपेंड करता है, रास्ते पे डिपेंड नहीं करता किससे गए, ऐसे फोर्सेस को कंजर्वेटिव नेचर के बोला जाता है। क्लियर है प्यारे बच्चों? जैसे फ्रिक्शनल फोर्स है, आप एक कार को ऐसे लेके जाएंगे तो अलग अमाउंट में फ्रिक्शन लगेगा, ऐसे लेके जाएंगे तो ज्यादा रास्ते के लिए फ्रिक्शन लगा, बिल्कुल। तो फ्रिक्शनल फोर्स तो नॉन कंजर्वेटिव नेचर का है, उसमें वर्क डन इस रास्ते से ज्यादा होगा, इस रास्ते से कम होगा, मानते हैं ना। लेकिन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेज में ऐसा नहीं है, आप किसी भी रास्ते से चार्जेस को लेके जाइए, वर्क डन सेम रहेगा, बशर्ते सेम पॉइंट पे लेके जा रहे हैं हर रास्ते से। ओके, सो दैट्स व्हाई इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेज आर ऑलवेज ऑफ कंजर्वेटिव नेचर प्यारे बच्चों। तीसरी बात, चलिए इनको नोट डाउन कर लीजिए आप साथ के साथ। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेज आर सेंट्रल फोर्सेज, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेज आर कंजर्वेटिव इन नेचर। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन टू चार्जेस फॉलोज इनवर्स स्क्वायर लॉ। ये क्या है भाई? अरे फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस, ये इनवर्स स्क्वायर लॉ। क्लियर प्यारे बच्चों? ठीक है। फोर्स बिटवीन टू चार्जेस इज नॉट अफेक्टेड बाय द प्रेजेंस ऑफ एनी थर्ड चार्ज। मान लिया ये 4 कूलम का चार्ज रखा है यहां पे, और ये 5 कूलम का चार्ज रखा है, तो ये इसको रिपेल करेगा। हां, मान लिया 20 न्यूटन के फोर्स से, ठीक है। और अब मैं एक और चार्ज लिया है यहां पे 2 कूलम का, तो इसके आने से इनके बीच में जो फोर्स था ना, उस पर फर्क नहीं पड़ेगा। हां, इसके कारण भी इस पे रिपल्सन होने लगेगा, इसके कारण तो था ही, इसके कारण भी रिपल्सन होने लगेगा, लेकिन इस पे कोई फर्क नहीं पड़ा, ये भी आ गया साथ में, तो क्या दिक्कत है? नो प्रॉब्लम। ओके, सो प्रेजेंस ऑफ एनी थर्ड चार्ज डू नॉट अफेक्ट द फोर्स बिटवीन ऑलरेडी एग्जिस्टिंग टू चार्जेस। ये बात लिख लेना प्यारे बच्चों। ओके, अब सुनो, जैसे अपनी दोस्ती में होता है, मान लिया राम और श्याम अच्छे दोस्त हैं, काफी अच्छे दोस्त हैं, 2 साल से उनकी दोस्ती चलती आ रही है। अब राहुल आ गया, वो राहुल को श्याम के बारे में वो राहुल है ना, वो श्याम के बारे में राम को बहकाता रहता है, तो उनकी दोस्ती पे फर्क पड़ता है ना, राम और श्याम की दोस्ती पे राहुल के आने से? बिल्कुल। चार्जेस में ऐसा नहीं है प्यारे बच्चों, ये इसको बहका नहीं पाएगा इसके खिलाफ। ओके, हाँ, इनके बीच में जो बॉन्ड था ना, वो रहेगा, इनकी दोस्ती बनी रहेगी। हाँ, बस इसके आने से इसके साथ भी दोस्ती या दुश्मनी हो जाएगी, लेकिन इनकी दोस्ती या दुश्मनी पे फर्क नहीं पड़ेगा। क्लियर? सो प्रेजेंस ऑफ थर्ड चार्ज डू नॉट अफेक्ट द फोर्स बिटवीन ऑलरेडी एग्जिस्टिंग टू चार्जेस। 2 चार्जेस सेपरेटेड बाय सम डिस्टेंस मेक एक्शन रिएक्शन पेयर। 2 चार्जेस को आप किसी पार्टिकुलर डिस्टेंस पे रखते हैं तो एक्शन रिएक्शन पेयर वो बनाते हैं। हमने अभी ये प्रूव किया प्यारे बच्चों, वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ से। समझ में आया? मजा आया या नहीं आया है? तो चलिए, बहुत अच्छी बात है, चलते हैं आगे प्यारे बच्चों। नेक्स्ट, लिमिटेशंस है कुछ कूलम्स लॉ की। कूलम्स लॉ की कुछ कमियां हैं। क्या? सबसे पहली कमी तो ये है प्यारे बच्चों कि जिन जिन चार्जेस के बीच में आप फोर्स निकालना चाहते हैं ना, वो चार्जेस एट रेस्ट होने चाहिए, तभी कूलम्स लॉ एप्लीकेबल होगा। कूलम्स लॉ इज वैलिड ओनली इफ चार्जेस आर एट रेस्ट। याद रखना, चलते हुए चार्जेस के लिए कूलम्स लॉ को यूज नहीं किया जा सकता, और एक्सेलरेटेड चार्जेस के लिए तो बिल्कुल नहीं, जिनकी वेलोसिटी चेंज हो रही है। एक ही स्पीड से चलते हुए के लिए मान सकते हैं, अगर दोनों चार्जेस सेम उसी स्पीड से चलते रहें तो। फिर भी हम क्या लिखेंगे? इट इज वैलिड ओनली इफ चार्जेस आर एट रेस्ट। चार्जेस टेकन मस्ट बी द पॉइंट चार्जेस। ऐसा नहीं है प्यारे बच्चों कि एक चेयर है, एक चेयर पे चार्ज था 10 कूलम, और ये एक रोड है, इस पे चार्ज है 5 कूलम। इनके बीच में आप कूलम्स लॉ का यूज करके नहीं निकाल सकते भाई। क्यों सर? क्योंकि सुनो, कूलम्स लॉ बोलता है कि इनके बीच में फोर्स होगा K Q1 Q2 by R स्क्वायर। बिल्कुल। तो चार्ज तो आप 5 कूलम यहां लिख देंगे,
10 कूलम यहां लिख देंगे। इनके बीच की डिस्टेंस कौन सी है भाई? क्या ये डिस्टेंस है क्या दोनों के बीच? हाँ सर यही है। अरे यहां पे जो चार्ज है ना थोड़ा सा, उसकी डिस्टेंस तो ये है। हाँ तो प्यारे बच्चों ऐसे जो बॉडीज हैं पॉइंट चार्ज नहीं है, उनके केस में हम कूलम्स लॉ एप्लीकेबल नहीं कर सकते। हाँ 5 कूलम चार्ज को आप एक साथ एक पॉइंट पे ऐसे रख दो, ये रहा 5 कूलम। हाँ इस 10 कूलम को पूरे को ऐसे रख दो, ये रहा 10 कूलम। अब अप्लाई कर सकते हैं आप, सही है, क्योंकि इनके बीच की डिस्टेंस फिक्स है। हाँ कुछ सोचना ही नहीं, दूर लूं या पास लूं, है ना। सो प्यारे बच्चों ये लिमिटेशन है, पॉइंट चार्जेस के लिए ही एप्लीकेबल है, एक्सटेंडेड बॉडीज के लिए एप्लीकेबल नहीं है। चेयर, कार, ये क्या है? एक्सटेंडेड बॉडीज, बड़ी, पॉइंट साइज से ज्यादा। सेपरेशन बिटवीन चार्जेस शुड बी ग्रेटर देन द डायमीटर ऑफ ए न्यूक्लियस। प्यारे बच्चों ये क्या है सर? सुनना भैया प्यार से, ध्यान से सुनना है। ये होता है प्यारे बच्चों न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर होते हैं पॉजिटिव 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 पॉजिटिव, या न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन, इस तरह से, और बाहर होते हैं इलेक्ट्रॉन्स। बिल्कुल ठीक है। तो प्यारे बच्चों इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस तभी डोमिनेट होते हैं, तभी काम करते हैं, जब चार्जेस के बीच की डिस्टेंस इतनी नहीं बल्कि कम से कम इतनी तो हो जितना न्यूक्लियस का डायमीटर है। और न्यूक्लियस का डायमीटर होता है प्यारे बच्चों ऑलमोस्ट 10⁻⁻15 मीटर। यानी इतनी से अगर कम डिस्टेंस है दो चार्जेस के बीच, तो हम कूलम्स लॉ अप्लाई नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि उस टाइम पे उनके बीच इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ना होके न्यूक्लियर फोर्सेस काम करते हैं प्यारे बच्चों। ओके, क्योंकि इतना डायमीटर एक न्यूक्लियस का होता है, तो न्यूक्लियर फोर्सेस काम करते हैं और वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं एज कंपेयर टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस। ओके, हाँ इतनी से ज्यादा यानी 10⁻⁻15 मीटर से ज्यादा, यानी इतनी से ज्यादा दूरी अगर इनके बीच है तो समझ लेना इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस काम कर रहे हैं और कूलम्स लॉ एप्लीकेबल है। ओके, और इससे लेके और इंफिनिटी तक एप्लीकेबल है, नो प्रॉब्लम। 10⁻18 मीटर इंफिनिटी में ही आ जाता है यार, कोई बात नहीं। ये रेंज होते हैं इतने से लेके प्लस इतने तक, लेकिन ये याद मत रखना भैया, इतने से लेके और इंफिनिटी भी बोल दोगे तो भी गलत नहीं है। ये थी लिमिटेशंस ऑफ द कूलम्स लॉ प्यारे बच्चों। आई होप मजा आया होगा समझ के।